सो लास्ट क्लास की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म, और उसमें हमने ये देख लिया था कि किस तरह से एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। एक बार हम उस चीज को क्विक रिकैप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने देखा था कि जो डीएनए स्ट्रैंड है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक साइट देखी जाती हैं। उन स्पेसिफिक साइट को बोलते हैं ओआरआई, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पर डीएनए जो हेलिकेज एंजाइम है वो जाके एक्ट करता है। हेलिकेज क्या करेगा? ओआरआई पे जाके एक्ट करेगा और ओआरआई पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं उनको ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से जो डीएनए है जो अभी हेलिकल फॉर्म में था, कॉइल फॉर्म में था, वो अनकॉइल हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। और डीएनए कभी भी कंप्लीटली ओपन नहीं होता, मतलब उसके दोनों स्ट्रैंड कभी भी पूरी तरह से एक दूसरे से अलग नहीं होते। वो एक वाई शेप की फॉर्म में ओपन होगा और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। अब इस डीएनए को अनकॉइल बनाए रखने के लिए दो सब्सटेंस और काम करते हैं। एक है प्रोटीन और एक और एंजाइम है। एक होता है आपका एसएसबी प्रोटीन, जो डीएनए के स्ट्रैंड के साथ फ्री स्ट्रैंड के साथ अटैच हो जाएगा ताकि ये दोबारा से अनकॉइल ना हो। और दूसरा है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज डीएनए को कट करेगा, कट करके उसकी टेंशन को रिमूव करके रिसील कर देगा। इसके बाद अब स्ट्रैंड ओपन हो गया, रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया और डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, एक की पोलैरिटी 3 to 5 है, दूसरे की पोलैरिटी 5 to 3 है। अब नेक्स्ट एंजाइम यहाँ पर काम करेगा जिसका नाम है आरएनए प्राइमेज। ये जो आरएनए प्राइमेज है इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये थर्ड एंड पर जाके अटैच होगा और थर्ड एंड पर ये एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देगा जिसे बोलेंगे आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर आरएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है और आरएनए प्राइमर की जो अपनी डायरेक्शन होगी वो होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो थर्ड एंड पे जाके ये अटैच करेगा एंजाइम और एक आरएनए प्राइमर बनाएगा। और डीएनए में अगर आप देखेंगे जो रेप्लिकेशन फॉर्क बना है उसमें बिल्कुल टर्मिनल पर जो एक दूसरा अपोजिट वाला स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 है, उसका एक कॉर्नर वाले एंड पर जाकर भी आरएनए प्राइमर अटैच होगा और वहां पर भी क्या करेगा? एक आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन करेगा, आरएनए प्राइमर। अब ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट एंजाइम यहाँ पर काम करेगा वो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आरएनए प्राइमर के पास जाके अटैच करेगा और यहाँ से डीएनए की फॉर्मेशन या एक नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन शुरू कर देगा। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये दोनों डायरेक्शन में काम करेगा। 3 to 5 वाले स्ट्रैंड की तरफ भी काम करेगा और 5 to 3 वाले स्ट्रैंड की तरफ भी काम करेगा, लेकिन 5 to 3 वाले में ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, तो जिस डीएनए की डायरेक्शन, जिस डीएनए स्ट्रैंड की डायरेक्शन 3 to 5 है वहां पर तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में स्ट्रैंड बनाता जाएगा, जबकि दूसरे वाले में ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में स्ट्रैंड बनाएगा, यानी कि फ्रेगमेंट्स बनाएगा। तो यही पॉइंट हम लोग समझ रहे थे। ये कुछ इस तरह से है, देखिए डायग्राम में, जैसे ये है आपका डीएनए, ये इस तरह से ओपन हुआ है, इस तरह से ओपन होकर रेप्लिकेशन फॉर्क बना है। ये स्ट्रैंड है 3 to 5, और ये स्ट्रैंड है 5 to 3। ये हो गया आरएनए प्राइमर जो यहाँ अटैच हुआ था, 5 to 3 इसकी अपनी डायरेक्शन होगी, और एक आरएनए प्राइमर यहाँ पर अटैच हुआ है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है? 5 to 3 है। डीएनए पॉलीमरेज ने काम करा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक्ट कर रहा है, तो एक तो इस डायरेक्शन में ये डीएनए बनाता जाएगा नया, और एक डीएनए बनेगा रिवर्स डायरेक्शन में, ऐसे यहाँ पर इस तरफ। यहाँ तक तो बन गया ये। अब देखो, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए आगे स्टेप में क्या होगा। अब
इसके बीच में ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी एंजाइम आपने डायग्राम में बनाए रखे हैं, टोपोआइसोमरेज है, बाकी एंजाइम भी हैं। तो जैसे ही ये और ओपन होगा, ये डीएनए क्या करेगा, और ओपन होगा, तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा ये। अब खाली यहाँ पर बॉन्ड रहेगा यार, इतना डीएनए और ओपन हो गया ये। तो यहाँ पर तो ये प्राइमर जुड़ा हुआ है, यहाँ तो इस वाले स्ट्रैंड पे तो पहले यहाँ तक बना था, अब इससे आगे बनना शुरू हो जाएगा स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस मैनर में बनता जाएगा। जबकि अगर इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पर था एक आरएनए प्राइमर, और यहाँ तक ये बन गया डीएनए का नया स्ट्रैंड। अब इससे पीछे इसको एक और आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर भी एक आरएनए प्राइमर आके ऐड होगा, और फिर यहाँ पर एक फ्रेगमेंट बन जाएगा डीएनए स्ट्रैंड का। ऐसे ही आगे बनेगा। मनोज बोलिए। ये कैसे पता चलेगा ये कंटिन्यूअस वाला बनाएगा और ये देखो ना, डिसकंटिन्यूअस? ये दिख तो रहा है आपको, यहाँ पर देखो आपको फ्रेगमेंट दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर कंटिन्यूअस मैनर में बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमेशा, देखो ध्यान से ये बात समझिए आप, ऐसा क्यों हो रहा है ये बता देते हैं आपको। ये वाला आरएनए प्राइमर है, ये हो गया इसका 5 एंड, ये हो गया 3 एंड। 3 एंड पे OH ग्रुप फ्री है, इतनी बात समझ में आ गया। ये है आरएनए प्राइमर, या इसको मैं आरएनए बोल देता हूँ। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है वो थर्ड एंड पे जाके अटैच होता है हमेशा, तो यहाँ अटैच होगा। इसके आगे जैसे डीएनए का क्या हो गया, ये डीएनए का 5 एंड हो गया, ये थर्ड एंड हो गया, तो थर्ड एंड हमेशा फ्री रहेगा इस वाले में, इसलिए यहाँ पर तो कंटिन्यूअस बनता चला जाएगा। जबकि इस वाले में देखो, इस वाले में इसकी ओरिएंटेशन ये है 5 to 3, इसका थर्ड वाला यहाँ बिजी हो गया और यहाँ पर आके स्टैंड हो गया, खत्म। अब 5 एंड पर तो डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा नहीं, इसलिए उसको एक और आरएनए प्राइमर की जरूरत होगी। इसकी ओरिएंटेशन 5 to 3 है, फिर यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, तो इसलिए एक और फ्रेगमेंट बनेगा। इसलिए एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बनता है और एक स्ट्रैंड जो है वो फ्रेगमेंट में बनता है। समझ में आई बात? यस सर। ओके, तो यहाँ पर एक स्ट्रैंड यहाँ बन चुका था, एक स्ट्रैंड यहाँ बन चुका, एक और आरएनए प्राइमर यहाँ पर आके बाइंड करेगा, तो ये हो गया एक फ्रेगमेंट ये हो गया, एक फ्रेगमेंट ये हो गया। तो ये अब आपके दो डीएनए की फॉर्मेशन हो गई, दोनों स्ट्रैंड बन गए। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी डीएनए में आरएनए प्राइमर देखे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक्ट करेगा नेक्स्ट एंजाइम, जो कि है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, ये इन आरएनए प्राइमर को जो इसमें देखे जा रहे हैं इनको रिमूव कर देगा यहाँ से। तो जब ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे डीएनए स्ट्रैंड। ये तो मदर डीएनए हो गए, और इसके सामने ये बने हैं न्यू डीएनए। तो देखिए इसके सामने से ये आरएनए प्राइमर यहाँ से रिमूव हो गया, और इस वाले में बीच बीच में आरएनए प्राइमर थे, तो वो सारे प्राइमर इसने रिमूव कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर ओरिएंटेशन मेंशन कर देते हैं। ये हो गया 3 एंड टू 5 एंड, और ये वाला क्या है 5 एंड टू 3 एंड। इस वाले की ओरिएंटेशन है 5 एंड टू 3 एंड, और ये वही 3 to 5 3 to 5। ये लेकिन फ्रेगमेंट्स बने हैं तो इसको अभी मेंशन नहीं करना है। और इन फ्रेगमेंट्स को बोला जाएगा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बन गए, टुकड़े बन गए हैं। अब ये जो फ्रेगमेंट्स बने हैं इन्हें ज्वाइन करना होगा, तो इन्हें ज्वाइन करने का काम करता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इन गैप्स के बीच में
जो डीएनए के स्ट्रक्चर है, यानी कि जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है, वो लाके फिल करेगा गैप के बीच में और इनको आपस में ज्वाइन कर देगा। तो ये हो गया आपका, इसी के साथ डीएनए लाइगेज जैसे ही एक्ट करेगा तो आपके 2 डीएनए स्ट्रैंड तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ तक जो हमने आज समझा है अभी, इसमें अगर आपको किसी को भी कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग। डीएनए लाइगेज कैसे एक्ट करेगा सर इसके ऊपर? डीएनए लाइगेज क्या करेगा, डीएनए लाइगेज ना ग्लू की तरह है। जैसे आपको ये वाला गैप दिखाई दे रहा है, हमें इस गैप को भरना है, तो गैप भरने के लिए आप क्या करोगे, गैप भरने के लिए आप इसमें न्यूक्लियोटाइड ही तो लगाओगे। भाई डीएनए किसका बना है, इन्हीं का तो बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो डीएनए लाइगेज है वो इसमें न्यूक्लियोटाइड को फिट करेगा और इसको इन दोनों स्ट्रैंड के साथ अटैच करवा देगा। ठीक है, समझ गए भाई? लिखिए। अच्छा, लास्ट पॉइंट बोलिए, कल हमने जो लास्ट पॉइंट लिखा था वो क्या था? एक बार हाँ बताइए कोई भी। The formation of new DNA strand is continuous over the DNA strand. अच्छा, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ये हम लिख चुके थे, ठीक है, लिखिए। another enzyme that is DNA polymerase first, another enzyme that is DNA polymerase first remove the RNA primer, from new DNA strand, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ड्यू टू एक्शन ऑफ DNA polymerase first, due to action of DNA polymerase first, due to action of DNA polymerase first, some gaps are created between the new DNA strand, between the new DNA strand. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। these gap, या नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाँ लिखिए, these gap are filled by DNA ligase, which is also called molecular gum or molecular glue, which is also called molecular gum or molecular glue. इसको ग्लू या गम कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका, जैसे ही ये अपना काम करेगा तो इसके काम करने के बाद क्या होगा, फाइनली आपके पास 1 से 2 डीएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी, 2 डीएनए मॉलिक्यूल आपके पास दिखाई देने लगेंगे। और किस तरह से दिखेंगे, देखिए।
ये हमारे 2 डीएनए की फॉर्मेशन हो गई। अब जो न्यू डीएनए आए हैं, हो सकता है इन डीएनए के अंदर कुछ न्यूक्लियोटाइड ठीक से ना जुड़े हों, या कुछ इसमें रिपेयरिंग की जरूरत हो सकती है। तो इस पूरे सीक्वेंस को एक बार रीड किया जाएगा, और रीड करके इसको अगर रिपेयरिंग की जरूरत है तो उसको रिपेयर किया जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डीएनए प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयरिंग। और ये कौन करता है? ये होता है 3 स्पेशल एंजाइम के द्वारा। एक है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, 3 नहीं सॉरी 2 एंजाइम ही करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। इन दोनों का काम है डीएनए की प्रूफ रीडिंग करना और डीएनए को रिपेयर करना रेप्लिकेशन के टाइम पर। तो हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं डीएनए प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयरिंग। जैसे एग्जाम पेपर चेक करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उसको एक बार मान लीजिए किसी ने चेक कर दिया, अब फिर कहीं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है, या टोटलिंग में कहीं गड़बड़ तो नहीं आ गई, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसको एक बार क्रॉस चेक कराते हैं। तो इसी तरह से जब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, तो रेप्लिकेशन होने के बाद वो रेप्लिकेशन ठीक से हुआ है या नहीं, उसके अंदर कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कोई न्यूक्लियोटाइड ऐसा नहीं है गलत ऐड हो गया, या हो सकता है कहीं पर गैप रह गया हो। तो इस चीज को खत्म करने के लिए डीएनए की प्रूफ रीडिंग की जाती है, और यदि रिपेयरिंग की जरूरत है तो उसमें रिपेयरिंग की जाएगी। और ये करते हैं कौन? ये होता है बाय एंजाइम के द्वारा होता है ये। और वो एंजाइम कौन कौन से हैं? एक है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो इसके बारे में लिखिए, हेडिंग दीजिए डीएनए प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयरिंग, डीएनए प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयरिंग। और इसमें लिखिए in this step the proofreading and repairing is takes place during replication by two enzyme दो एंजाइम ये काम करते हैं। और कौन कौन से एंजाइम है वो? नंबर 1 लिखिए, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में लिख लो एक लाइन आगे, इट इज द मेजर रिपेयर एंजाइम, it is the major repair enzyme। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में लिखिए, इट इज द मेजर रिपेयर एंजाइम। और सेकंड लिख लीजिए डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के बारे में लिख लो, इट इज द माइनर रिपेयर एंजाइम, इट इज द माइनर रिपेयर एंजाइम। तो ये दोनों मिलके रिपेयरिंग और प्रूफ रीडिंग का काम करेंगे। ठीक है, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें कुछ पोर्शन हमें और समझने हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, और आज की क्लास में स्टार्टिंग में भी बताया है, कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, एक की ओरिएंटेशन है 3 to 5, एक की है 5 to 3। तो वो मदर स्ट्रैंड जिसकी ओरिएंटेशन 3 to 5 है, उसके ऊपर जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है, लगातार स्ट्रैंड बनता चला जा रहा है। ठीक है, इसलिए उस पे जो स्ट्रैंड बनेगा वो जल्दी बनेगा, और उस स्ट्रैंड को बोलेंगे हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड। देखिए, जैसे ये मदर स्ट्रैंड हुआ, डीएनए का ये मदर स्ट्रैंड हो गया, इसकी ओरिएंटेशन है 3 to 5। यहाँ पर जो स्ट्रैंड बनेगा डीएनए का वो कंटिन्यूअस फॉर्म में बनेगा, कंटिन्यूअस बनेगा, जल्दी बन जाएगा। तो इस स्ट्रैंड को बोलेंगे हम लोग
लीडिंग स्ट्रैंड या फिर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है ये वाला जिसकी ओरिएंटेशन 5 to 3 है, यहाँ पर जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो फ्रेगमेंट में बनेगा, टुकड़ों में बनेगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेंगे, तो ये लेट बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड या फिर डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो यही पॉइंट लिखिए। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, during DNA replication, the mother strand, during DNA replication, the mother strand which has the polarity 3 orientation to 5 orientation। और ये लिखना आता ही आपको, 3 orientation 5 में कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं ये 3 orientation to 5 orientation। During DNA replication, the mother strand which has polarity 3 orientation to 5 orientation show continuous replication, and the strand which is formed over it is synthesized faster, and hence it is called leading strand or continuous strand। leading strand or continuous strand। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। The mother strand which has the polarity 5 orientation to 3 orientation। The mother strand which has the polarity 5 orientation to 3 orientation show discontinuous replication, and form Okazaki fragments। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। दिस न्यू स्ट्रैंड formed over it is synthesized slowly, and hence it is called lagging strand or discontinuous strand। and hence it is called lagging strand or discontinuous strand। अब देखो ये सारे पॉइंट समझने के बाद आपको एक चीज क्लियर हुई कि डीएनए रेप्लिकेशन को अगर हम देखेंगे तो उसमें एक तो बन रहा है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, तो कंटिन्यूअस काम भी चल रहा है उसमें, और एक बन रहा है दूसरा डिसकंटिन्यूअस,
यानी कि जो कंप्लीट प्रोसेस है एप्लीकेशन का वो कैसा है, वो है सेमी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो सिंथेसिस सेमी डिसकंटिन्यूअस है, एप्लीकेशन का प्रोसेस कैसा है, सेमी डिसकंटिन्यूअस है। तो हमने एक बात तो ये समझ ली कि ये सेमी डिसकंटिन्यूअस है, और दूसरी बात क्या है, ये सेमी कंजर्वेटिव है। तो एक्चुअल में जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसा है, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव भी है, सेमी कंजर्वेटिव है एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंटिन्यूअस है और सेमी डिसकंटिन्यूअस है और सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, क्लियर होगा ये बात? ये लिख लीजिए आप, ये बना लीजिए इस तरीके से। ये बना के फिर एक नोट लिखिएगा, ये नोट मैं लिखा देता हूँ आपको। लिखिए, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज, the process of DNA replication is semi-conservative and semi-discontinuous. The process of DNA replication is semi-conservative and semi-discontinuous. सेमी कंजर्वेटिव और सेमी डिसकंटिन्यूअस। तो ये हमने कवर अप कर लिया पोर्शन। तो इसी के साथ हमारा जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का ये कंप्लीट होता है। तो सेंट्रल डॉग्मा का हमने फर्स्ट पार्ट पूरा कर दिया और वो है डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन का एक हम मोड और देख लेते हैं जो कि है थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ये बहुत छोटा सा है, किसमें देखा जाता है, बस ये चीज समझनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है थीटा, थीटा मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए, जैसे हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए की, प्रोकैरियोटिक डीएनए, तो ये है हमारा प्रोकैरियोटिक डीएनए जो सर्कुलर फॉर्म में रहेगा इस तरीके से। और इस डीएनए में अगर आप देखोगे तो एक ही ओआरआई होगी, यहाँ पर है वो ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसमें रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, एंजाइम एक्ट करेगा तो क्या होगा, फॉर रेप्लिकेशन फॉर्क। और इसमें रेप्लिकेशन फॉर्क को रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं, रेप्लिकेशन बबल बोल सकते हैं हम लोग। और किस केस में बोल सकते हैं, सर्कुलर डीएनए के केस में। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो इसको बोलते हैं हम लोग थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये आपका बैक्टीरिया के अंदर, और जो बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए है उसमें देखा जाता है। बस ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हो गया थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब हम थीटा मोड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में से आगे अगर बढ़ेंगे। थीटा मोड क्यों है, क्योंकि इसमें रेप्लिकेशन वर्क थीटा की तरह दिखाई दे रहा है। थीटा ऐसे होता है ना, ये तो थीटा की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए थीटा मोड ऑफ एप्लीकेशन बोल रहे हैं। अब हम रेप्लिकेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे वो है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आप नोट करें और फिर हम चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन की तरफ।
चलिए अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन का सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे डीएनए बना, डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे ट्रांसफर होगी और जाएगी आरएनए में। तो डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन हो जाना, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होने का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर है वो आरएनए में जाएगी। दोनों में नाइट्रोजन बेस सेम रहेंगे, सिर्फ आरएनए में फर्क क्या होगा, आरएनए के अंदर एडेनाइन के सामने आ जाएगा यूरासिल। ये डिफरेंस देखने को मिलेगा डीएनए और आरएनए में। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन लिखिए। In this process, the formation of RNA, in this process, the formation of RNA takes place from the DNA. इसमें डीएनए से आरएनए बनेगा। और हम इस बात को ऐसे ही बोल सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, it is the process of copying the, it is the process of copying मतलब कॉपी करना, copying the genetic information from one strand of DNA to the RNA। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आरएनए में ट्रांसफर हो जाएगी। और दूसरी बात अगर देखें तो इसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, वो इसके अंदर एप्लीकेबल होगा और वो ये बताएगा कि यहाँ पर एडेनाइन के सामने यूरासिल आएगा। तो लिख लीजिए, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी, the principle of complementarity governs the process of transcription। और ब्रैकेट में लिखना A डबल बॉन्ड U। अब एक बात समझिए, देखिए यहाँ पर जैसे हमने ना डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था, तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या पढ़ा कि भाई ये डीएनए के कंप्लीट स्ट्रैंड हैं और इस पूरे डीएनए से नए डीएनए आ जाएगा, मतलब पूरे स्ट्रैंड से एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इसकी ओरिएंटेशन है 3 to 5 और उसके सामने एक दूसरा स्ट्रैंड है, ये है 5 to 3। तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनेगा, एक स्ट्रैंड से बनेगा और उस स्ट्रैंड से बनेगा जिसकी ओरिएंटेशन 3 to 5 है। यानी कि जैसे ये 3 to 5 है ना, तो 3 to 5 वाले से ही बनेगा और ये स्ट्रैंड कहलाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसमें भी पूरे स्ट्रैंड से नहीं बनेगा, एक पर्टिकुलर सेगमेंट से बनेगा, इतने सेगमेंट से बन रहा है। तो जिस सेगमेंट से बनेगा आरएनए वो सेगमेंट, वो यूनिट कहलाएगी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अब आप ये पूछेंगे कि भाई दोनों स्ट्रैंड से क्यों नहीं बन जाते आरएनए? भाई दोनों के पास जब सीक्वेंस है नाइट्रोजन बेस का तो दोनों ही स्ट्रैंड से बन जाएं, दोनों स्ट्रैंड से क्यों नहीं बनते? तो दोनों स्ट्रैंड से ना बनने का रीजन है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम क्यों नहीं करते। जैसे रेप्लिकेशन में कर रहे हैं वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन में भी दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करें, तो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम क्यों नहीं करते? इसके दो रीजन हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि भाई देखो, जैसे मैं ये वाला यहाँ को सीक्वेंस लिखता हूँ, मैं ATCGCA, ये सीक्वेंस है। अब मान लो इससे आरएनए बन रहा है,
तो जो सीक्वेंस आपके डीएनए पे है उसका अपोजिट सीक्वेंस आरएनए पे रहेगा। इस बात को समझिएगा ध्यान से, पहले ध्यान से देखिए। ये आरएनए बना, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इसके सीक्वेंस को। इससे बनना है ना, तो ए के सामने यू, सी के सामने ए, सी के सामने जी, सी, जी और यू, ये बन गया। अब देखो ये बन गया आपका आरएनए। ये किससे बना? इस वाले स्ट्रैंड से बना, इसकी कंडीशन 5 to 3 मान लो। अब आप कह रहे हो इस वाले से भी बने आरएनए, चलो ठीक है। देखिए जो सीक्वेंस इस डीएनए पे है, इस वाले स्ट्रैंड पे है, उसका अपोजिट इस वाले स्ट्रैंड पे रहेगा, यानी कि टी, ये क्या है आपका, ये ए, ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा जी और ये हो जाएगा टी। अब इस वाले स्ट्रैंड से भी बना दो आप, इस वाले स्ट्रैंड से भी अगर आरएनए बन जाएगा तो ये हम रेड से बना देते हैं। तो इसमें क्या सीक्वेंस रहेगा? इसके सामने ए, सी के सामने ए के सामने क्या रहेगा? यू, सी, जी, सी और ए, ये भी बन गया आरएनए। अब देखो एक आरएनए ये बन गया, एक ये बन गया, ए यू सी जी सी ए। अब आप ये देख लो, अब आप एक तो ये वाला स्ट्रैंड देखो और एक ये वाला स्ट्रैंड देखो, दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजन बेस अपोजिट है, तो अपोजिट होने की वजह से क्या होगा, इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा आरएनए है वो कैसा हो गया, डबल स्ट्रैंड हो गया। और अगर जो डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया तो क्या होगा, तो प्रोटीन फॉर्मेशन रुक जाएगी, प्रोटीन नहीं बन पाएगा। हमेशा प्रोटीन किससे बनता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से प्रोटीन बनता है, कभी भी डबल स्ट्रैंड आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा। तो क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन होनी है इसलिए दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनेगा। पहला रीजन तो ये हो गया। अब दूसरा रीजन क्या हो सकता है भाई, क्यों नहीं बनता? देखो कि मान के चलो इस वाले स्ट्रैंड से भी आरएनए बना, इस वाले स्ट्रैंड से भी आरएनए बना, लेकिन दोनों का सीक्वेंस अलग अलग हो गया, नहीं है यहाँ पर ये सीक्वेंस बदल गया। तो अगर जो सीक्वेंस भी अलग अलग हो गया तो यहाँ पर फिर दो अलग अलग तरह के प्रोटीन बन जाएंगे। अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनेंगे तो दो अलग तरह के प्रोटीन बन सकते हैं, और जब दो अलग तरह के प्रोटीन बनेंगे तो हमारे बॉडी के जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है, हमारे बॉडी के प्रोसेस करेक्टली परफॉर्म नहीं हो पाएंगे अगर हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के डिफरेंट तरह के प्रोटीन बनना शुरू हो गए तो इसलिए ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, बॉडी की फिजियोलॉजी प्रॉपर चलती रहे, इसलिए हमेशा डीएनए में एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है आरएनए फॉर्मेशन के लिए। ये जो दोनों पॉइंट अभी मैंने आपको समझाए हैं, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है या आपको नहीं समझ में आया हो तो आप लोग अभी बोल सकते हैं, क्योंकि इन पे से क्वेश्चन बनता है और ये आपको एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन इनमें से आ जाता है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए कोई डाउट नहीं है तो इन पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए, in the process of transcription, only one segment of DNA is transcribed. Only one segment of DNA is transcribed to form RNA. Hence, only one strand of DNA act as template strand. Hence, only one strand of DNA act as template strand. ठीक है, एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
there are two valid reasons for both the DNA strand. There are two valid reasons for both the DNA strand not act as template strand. Not act as template strand. पहला रीजन लिखिए, नंबर 1, if both the DNA strand act as template, if both the DNA strand act as template, then they form two RNA molecule with complementary sequence. Two RNA molecule with complementary sequence, so that both the RNA molecule or strand will combine to form dsRNA. ds मतलब double stranded RNA, and hence there is no protein synthesis takes place. तो ये तो पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन लिखिए, if two different RNA strands are formed with different sequence, then they will produce two different types of protein. And this would complicate the genetic information. Transfer machinery. तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के प्रोसेस को ही क्या कर देगा, जो उसकी मशीनरी है उसको कॉम्प्लिकेट कर देगा, यानी कि जो हमारी बॉडी के प्रोसेस हैं उनको ये कॉम्प्लिकेट कर देगा। तो ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ लिया ट्रांसक्रिप्शन का। अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में भी होगा, यूकैरियोट्स में भी होगा। ट्रांसक्रिप्शन जिस यूनिट में होता है, जिस सेगमेंट में होता है डीएनए के, उस सेगमेंट को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो ये बात हम समझ चुके हैं। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो सब्सटेंस, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं, वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग रहेंगे। और इसमें 3 स्टेप होंगे, जो कि कौन कौन से होंगे? एक हो जाएगा आपका इनिशिएशन, दूसरा हो जाएगा इलोंगेशन और तीसरा हो जाएगा टर्मिनेशन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो फर्स्ट हेडिंग दीजिए, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होगा। दूसरी बात,
ये जो होता है कुछ स्पेसिफिक एंजाइम के द्वारा होगा, तो टेक्स प्लेस बाय एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम है इसमें आरएनए पॉलीमरेज, और जो आरएनए पॉलीमरेज है इसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और प्रोकैरियोट में खास बात यह है कि प्रोकैरियोट्स में एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज है जो सब तरह के आरएनए बनाता है। ओनली वन टाइप ऑफ RNA polymerase require to form all types of RNA। और अगर स्टेप देखोगे प्रोकैरियोट में कितने स्टेप होते हैं, तो इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन completes in 3 steps। कौन कौन से होते हैं? पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन, इलोंगेशन जिसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, और तीसरा है टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। बाकी ये प्रोसेस किस तरह से होगा, इसमें कौन कौन से एंजाइम, जो ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम है यानी कि आरएनए पॉलीमरेज है, वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किन किन चीजों से बना होता है, ये सारे प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक अच्छे से करके रखिए, बाकी जो भी डाउट है आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।